हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आज हमारा डे 2 है जिसमें हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे, द लॉस्ट स्प्रिंग, जो कि एनीस जंग ने लिखा है। द लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर का नाम है। स्प्रिंग का मतलब जैसा कि आप सबने सुना ही है, वसंत होता है। बसंत। स्प्रिंग को किस चीज़ से जोड़ा गया है यहाँ पर? स्प्रिंग को जो है चाइल्डहुड से जोड़ा गया है। चाइल्डहुड, बचपने से जोड़ा गया है। और जो विंटर होती है, साल में जो भी जितने हमारे सीज़न होते हैं, उन सबको हम ह्यूमंस की कंडीशन, ये ह्यूमंस की स्टेट से हम जोड़ सकते हैं। जैसे बचपने से, या विंटर को हम ओल्ड एज से जोड़ते हैं, ओल्ड एज से। माई मदर एंड 66 में जो ऑथर हैं कमला दास, वो अपनी माता जी को विंटर्स मून से कंपेयर करती हैं। वो ओल्ड एज को दर्शाता है, ओल्ड एज को दर्शाता है, या फिर डेथ को भी दर्शाता है। और एक और चीज़, विंटर जो है पेन को भी दर्शाती हैं, पेन को, दुख को, सैडनेस को दर्शाती हैं। ठीक है। तो लॉस्ट स्प्रिंग, लॉस्ट का मतलब गुम हो जाना। तो हमारे इस चैप्टर का नाम का मीनिंग निकलता है कि ऐसा बचपन जो खो गया है, ऐसा बचपन जो खो गया है। तो किसका बचपन खो गया है? यहाँ इस चैप्टर में हम 2 स्टोरीज पढ़ेंगे, 2 स्टोरीज पढ़ेंगे। एक स्टोरी है हमारी साहेब की, और एक स्टोरी हमारी मुकेश की। साहेब एंड मुकेश, इन दोनों का बचपन खो गया है। कहाँ खो गया है, कैसे खो गया है, ये हम पढ़ेंगे। एनीस जंग ने लिखी है ये कहानी, बहुत ही शानदार। पहली है साहेब की कहानी, और दूसरी है मुकेश की कहानी। मुकेश साहेब की कहानी का नाम है समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। और मुकेश की कहानी का नाम है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। तो शुरू से शुरू करते हैं, पहली स्टोरी लेते हैं हम। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। ये साहेब जो है सीमापुरी में रहता है। सीमापुरी दिल्ली के बॉर्डर पर, दिल्ली के किनारे पर। अगर मैं आपको डायग्राम के हिसाब से समझाऊं तो मान लीजिए कि ये जो है दिल्ली को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये दिल्ली है, अगर ये दिल्ली है, तो ये जो एरिया हम कह सकते हैं कि ये मान लो सीमापुरी हो जाएगा। ठीक है, जो कि बॉर्डर एरिया पर है। सीमापुरी में कौन रहते हैं? मेनली रैग पिकर्स रहते हैं। रैग पिकर्स कौन होते हैं? रैग पिकर्स होते हैं कूड़ा बीनने वाले, जो कूड़ा करकट, जो आपने देखे भी होंगे आसपास के इलाके में, बच्चे होते हैं, बड़े भी आते हैं कई बार, रैग पिकर कूड़ा बीनते रहते हैं। तो ये लोग, साहिब की फैमिली भी रैग पिकर है। ठीक है। ये लोग कहाँ से आए हैं? ये लोग बांग्लादेश से आए हैं। बांग्लादेश से आए हैं। कब आए थे? 1971 में आए हैं। क्यों आए हैं ये लोग? क्यों आए अपना देश छोड़कर? उस समय जो है, इसके 2 रीज़न है। जो बुक में रीज़न दे रखा है वो ये दे रखा है कि ये लोग, इसमें जो एनीस जंग जो है पूछती हैं कुछ महिलाओं से कि आपने अपना देश क्यों छोड़ा, आपने अपना घर क्यों छोड़ा। तो इनकी जो इसकी मम्मी भी हैं साहिब की, वो भी बताती हैं, और जो कुछ औरतें हैं एनीस जंग को वो बताती हैं कि वहाँ पर तूफ़ान आ जाया करते थे, बाढ़ आ जाया करती थी। तो उनका जो खेत और उनके घर होते थे, वो हर साल बह जाते थे। बह जाने की वजह से उनका बहुत सारा नुकसान होता था। उनको सब कुछ दोबारा से बनाना पड़ता था। अपना जो फसल होती थी वो फिर से उगानी पड़ती थी, और जो भी उनके खेत होते थे वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाती थी, पूरे सब कुछ ख़त्म हो जाता। तो उनको कई बार तो ऐसा होता था, उनको खाने के लिए भी अनाज नहीं पैदा होता था, वो भूखे रहते थे। ठीक है। तो इसलिए वो छोड़कर आ जाते हैं। ये तो हमारे बुक में रीज़न दे रखा है। दूसरा रीज़न जो है 1970 में वॉर चल रही थी, 1971-1970 में, जो जिसके बाद बांग्लादेश आज़ाद हुआ। तो एक मेन रीज़न वो भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन बुक में लिखा नहीं है। जो बुक में लिखा है हम वही देखेंगे बस। बुक में जो, जैसा कि मैंने बताया कि इनके फील्ड्स, इनके मैदान, खेत खलियान और इनके घर बाढ़ में बह जाया करते थे। तो इस वजह से वो लोग छोड़कर यहाँ आ गए। ज़्यादातर लोग रैग पिकिंग करते हैं। हमारी ऑथर जो है एनीस जंग ही दिल्ली में काम करती हैं। तो ये जो है रोज़ सवेरे जब जाती हैं तो इनको ये रैग पिकर्स, साहेब और उसके दोस्त रोज़ मिलते हैं, सुबह सुबह रोज़ मिलते हैं। ठीक है। तो कई बार जो है एक इनका मन करता है कि मैं बात करूं, लेकिन करती नहीं है। लेकिन एक दिन ये इन बच्चों में से बात करती हैं और पूछती हैं, क्या पूछती हैं
आज मैं आपको देख के पढ़ाऊँगा, क्योंकि कल बहुत सारे पॉइंट मिस हो गए थे, इसलिए हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे और देख के पढ़ेंगे। समरी बताऊँगा मैं इसमें। तो साहिब जो हमारी एनी जंग में पूछती है साहिब से कि तुम ये क्यों करते हो, तो साहिब कहता है कि मेरे पास कुछ और करने के लिए नहीं है। तो एनी जंग कहती हैं कि स्कूल चले जाओ, स्कूल चले जाओ, वहाँ पढ़ो बैठ कर। तो एनी जंग को लगता है कि मेरी जो एडवाइस है, मैंने इनको जो सलाह दी, बहुत खोखली एडवाइस है। क्यों? क्योंकि इनके आसपास, जैसा कि मैंने बताया, एकदम बॉर्डर एरिया है और यहाँ पर 1970 के ज़माने में, 71 के ज़माने में कोई स्कूल, मतलब खाली ज़मीन थी बस। यहाँ आकर एक तरह से बोलो इन्होंने कब्जा कर लिया, यहाँ आकर रहने लगे ये। उस समय कुछ भी नहीं था, बंजर ज़मीन थी। तो ना यहाँ स्कूल है, ना ही यहाँ नालियाँ हैं, कुछ नहीं है यहाँ पर, कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पर ये आकर रहते हैं। यहाँ रहने की वजह से, हाँ, तो ये जैसे कि एनी जंग कहते हैं कि स्कूल चले जाओ, लेकिन उनको लगता है कि मैंने जो इनको सलाह दी वो बहुत ही खोखली सलाह है, क्योंकि कोई आसपास स्कूल है नहीं। और मैंने जो इनसे प्रॉमिस किया है, प्रॉमिस करेंगी कि हाँ। क्या कहती हैं फिर आगे कहती हैं कि जब, हाँ, साहिब कहता है इस जवाब में, जब वो कहती है कि स्कूल चले जाओ, तो साहिब कहता है कि आसपास कोई स्कूल है नहीं, जब सरकार जो है स्कूल बना देगी तो वो स्कूल चले जाएंगे। लेकिन फिर एनी जंग कहती हैं कि अगर मैं अपना स्कूल खोलूं तो क्या तुम पढ़ने आओगे? तो साहिब जो है मुस्कुराकर कहता है कि हाँ, बिल्कुल आऊँगा मैं। ये इतनी सी बात होती है, फिर एनी जंग अपने काम पर चली जाती हैं। एक आध महीने बाद साहिब जो है इनके पीछे पीछे भागता और पूछता है कि क्या आपका स्कूल तैयार है? तो एनी जंग जो कि इस समय दुखी होती हैं। वो इस वजह से दुखी होती हैं क्योंकि उन्होंने साहिब से ऐसा प्रॉमिस कर दिया जिसको वो कभी पूरा नहीं कर सकती। और साहिब की ज़िंदगी में, साहिब जो कि रैग पिकर है, ऐसे रैग पिकर्स की ज़िंदगी में ऐसे सपने, जो खोखले वादे हैं, वो भरे पड़े हैं। हर कोई आता है इनसे खोखला वादा करके चला आता है, लेकिन इनके कभी वादे पूरे नहीं होते। ठीक है, तो उनको दुख होता है कि मैंने इससे ऐसा वादा कर दिया जो मैं पूरा नहीं कर पाऊँगी। उसके बाद ये लेकिन जवाब देना है, तो वो कहती हैं कि अभी स्कूल नहीं बना है, स्कूल बनने में थोड़ा टाइम लगता है, जब स्कूल बन जाएगा तब मैं आपको बता दूंगी। साहिब से कहती है वो। ठीक है, उसके बाद हाँ, वो कहती है कि थोड़ा टाइम लगता है, और ऐसे जो है इनके जीवन में झूठे वादे भरे पड़े हैं। फिर ये दोनों जो है, ज़्यादातर बच्चे जो हैं यहाँ पर रैग बिना चप्पल के रहते हैं। तो एनी जंग पूछते हैं कि तुम लोग जो हो वो चप्पल के बिना क्यों रहते हो, चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? तो 3-4 लड़के खड़े होते हैं जब ये पूछती हैं, तो उसमें से एक लड़का बोलता है कि मेरी माँ जो है उन चप्पल को अलमारी पर रख रखे हैं, वो उतार के नहीं देती हैं। तो उसके बगल में एक लड़का जो खड़ा रहता है वो कहता है कि अगर इसकी माँ उतारती भी हैं, इसको उतार के चप्पल देती भी हैं, तो वो इन चप्पलों को फेंक देता है, पहनता नहीं है। और ये बोलता कौन है? ये वो लड़का बोलता है जिसने रंग बिरंगे जूते पहन रखे हैं, जो उसने कचरे में से उठाएं। ठीक है, और वो जब एनी जंग उसकी तरफ देखती है तो वो अपने पैरों को ऐसे सफल कर लेता है, मतलब ऐसे ऐसे कर लेता है, छुपाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो एनी जंग समझ जाती है कि ये लोग जो हैं, ऐसा नहीं है कि बहाने बना रहे हैं या इनके पास चप्पल है नहीं, ये इसलिए नहीं पहनते क्योंकि, या कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चप्पल चप्पल ना पहनना इनकी एक प्रथा है, क्योंकि रैग पिकर ज़्यादातर नंगे पैर ही घूमते हैं। लेकिन एनी जंग का जो मानना है, एनी जंग का मानना ये है कि बच्चे इस वजह से चप्पल नहीं पहनते क्योंकि ये गरीब हैं, इनके पास चप्पल है ही नहीं, और ये कह रहे हैं ना कि हमें हमारी माँ चप्पल उतार के ही नहीं देती, ये झूठ बोल रहे हैं। ये इतने गरीब हैं कि इनके पास चप्पल है ही नहीं। उसके बाद अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि एनी जंग ने क्या एक्सप्लेनेशन दी है कि बच्चे चप्पल क्यों नहीं पहनते, बच्चे नंगे पैर क्यों रहते हैं। और ये बच्चे जो हैं, जो अब नंगे पैर ज़्यादातर रहते हैं, वो एनी जंग को इस तरह से लगते हैं जैसे सुबह सुबह अगर आप घर से निकलें तो चिड़ियाँ जो हैं चहचहाती रहती हैं, और दोपहर तक जब आप लौट कर आते हैं तो दोपहर में चिड़ियाँ गायब हो जाती हैं। सेम टू सेम ऐसे ही ये बच्चे हैं, सुबह सुबह आपको कूड़ा बीनने निकलते हैं और दोपहर में सब सुनसान, कोई नहीं दिखता, सब खाली होता है। उसके बाद एक कहानी सुनाती है एनी जंग कि मैंने सुना था, एक आदमी ने उनको बताया था, उडुपी की कहानी है। उडुपी की कहानी में उडुपी की कहानी में एक पुजारी होता है। पुजारी का एक लड़का होता है जो
स्कूल जाता है और उसके मंदिर के बगल में उसका स्कूल होता है, जैसे यहाँ मंदिर और यहाँ स्कूल है। तो रोज़ स्कूल जाने से पहले वो मंदिर में प्रार्थना करके जाता है कि मुझे जो है एक जोड़ी जूते मिल जाएं। ये कहानी उस लड़के की है जिसके पास जूते नहीं होते हैं। ये जूते वाली कहानी शुरू कहाँ से हुई? ये इन बच्चों की बातों से, यही बच्चे नंगे पैर रहते हैं, यहीं से कहानी ये आई इनके दिमाग में, तो ये हमें बता रही हैं। तो 30 साल बाद जब वो दोबारा इस गाँव में जाती हैं तो देखती हैं कि कुछ नहीं बदला, उस गांव में कुछ नहीं बदला। अभी भी निराशा, भुखमरी, उदासी, ये गांव अभी भी वैसा का वैसा ही है। बस क्या बदला है, उस मंदिर का पुजारी बदल गया है, वो लड़का बदल गया है। अब वो लड़का दूसरा लड़का है और उसके पास जूते हैं, लेकिन फिर भी वो मंदिर में जाता है ये प्रार्थना करने के लिए कि मुझसे ये जूते छिन ना जाएं। ठीक है, तो ये तो थी मंदिर वाली कहानी जो कि इन्होंने सुनाई। उसके बाद हाँ, एनी जंग बताते हैं कि इनकी जो पहचान है, एनी जंग की पहचान इन बच्चों से रोज़ होती है, तो अच्छी तरह से जानने लग जाती हैं। ये तो एक बार पूछती हैं कि तुम जो है यहाँ पर क्यों आए हो, मतलब कहाँ से आए हो, तो ये बताती हैं। इसकी 2-3 औरतों से पूछती हैं, ये बताती हैं कि हम लोग जो है ढाका से आए हैं। ढाका जो है बांग्लादेश की कैपिटल है। ढाका क्या है? बांग्लादेश की कैपिटल। यहाँ से आए हैं। ढाका में इनके ग्रीन फील्ड्स, हरे मैदानों के बीच में इनका घर था। हरे घास के मैदानों के बीच में इनका घर था, जहाँ पर इनके खेत खलिहान भी थे और बाढ़ में जो है बह जाया करते थे। ये कौन बताता है? ये 2-4 औरतें बताती हैं यहीं सीमापुरी की, जो रैग पिकर्स हैं। सीमापुरी में 10,000 लगभग रैग पिकर्स रहते हैं। कहाँ रहते हैं? ये टेंटों के अंदर रहते हैं। टेंट, झोपड़पट्टी, तिरपाल बना लिया या लकड़ी गाड़ कर छप्पर वगैरह डाल लिया, वहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर कोई नाली की व्यवस्था नहीं है, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, ना स्कूल है, ना अस्पताल है, कुछ नहीं है। ठीक है, बस ऐसे ही रहते हैं गंदगी के अंदर। इनके पास कोई पहचान नहीं है इनकी। ठीक है, कोई जानता भी नहीं है इनको कहाँ से आए, ये क्यों आए। बस इनके पास एक राशन कार्ड है जो कि नेताओं ने इनका बनवा दिया है। क्यों बनवाया है? ताकि इनको वोट मिल सके, नेताओं को ताकि वोट मिल सके। इन्होंने राशन कार्ड बनवा कर इन्होंने वोट के लिए इतनी मदद कर दी है इनकी। तो ये पूछती है कि जो एक औरत होती है वो कहती है कि ऐसी जगह, सीमापुरी की बात करती है कि ये जगह सीमापुरी ज़्यादा अच्छी है उस जगह से जो जगह हमें खाना नहीं देती है। बांग्लादेश, जैसे कि ढाका मैंने बताया कि इनको कई बारी इनका सारी फसलें ख़राब हो जाया करती थी, तो इनको भूखा भी रहना पड़ जाता था क्योंकि फसल ख़राब हो गई, अनाज है नहीं, तो इनके दिनों हफ्तों भूखे रहते थे, तो इसलिए ये छोड़ कर आ जाते हैं। तो ये कहती हैं कि ऐसी ज़मीन जो हमें खाना देती है वो ज़्यादा अच्छी है उस ज़मीन के जो हमें खाना नहीं देती। और हमें पहचान का क्या करना है? हमें पहचान नहीं चाहिए। पहचान से पेट नहीं भरता है, खाने से पेट भरता है। फिर गार्बेज की बात करते हैं कि जो बच्चे हैं रोज़ सुबह उठकर निकलते हैं कूड़ा बीनने के लिए। कई बार इन बच्चों को 1 रुपये का नोट मिल जाता है, कभी 10 रुपये का नोट मिल जाता है, तो बच्चों की आंखें जो हैं चमक जाती हैं एकदम से। और बच्चों के लिए गार्बेज का मतलब है, अच्छा ये क्वेश्चन आता है कि गार्बेज का मतलब बड़ों के लिए और बच्चों के लिए क्या है। बच्चों के लिए जो गार्बेज का मतलब है वो है वंडर्स, अजूबों में लिपटी हुई दुनिया, छिपी हुई दुनिया। क्योंकि उनको रोज़ कुछ ना कुछ नया मिलता है, रोज़ अजूबा होता है उनके लिए। लेकिन बड़ों के लिए ये तो था चिल्ड्रंस के लिए। एल्डर्स के लिए गार्बेज का मतलब क्या है? ये इनका मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है, मतलब मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, जीवन जीने का ज़रिया। बस ये कूड़े में से जो भी काम की चीज़ें होती हैं वो उठा के बीन कर बेच आते हैं और इससे जो भी पैसे मिलते हैं ये इससे अपनी जीविका चलाते हैं, अपना घर वगैरह चलाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है कि दोनों के लिए इसका क्या मतलब है। एक दिन जब एनी जंग सुबह जा रही होती हैं तो वो देखते हैं कि साहिब जो है एक क्लब के बाहर खड़ा हुआ है। क्लब के बाहर वो एक गेम को देख रहा है। क्लब के बाहर गेट पर खड़ा हुआ, ये अगर मैं क्लब का गेट बनाऊँ तो अंदर बच्चे जो है गेम खेल रहे हैं, टेनिस का गेम खेल रहे होते हैं वो। तो ये वहाँ से गेट के बाहर खड़े हुए देखता है। अब इस समय जो है इसको एक जोड़ी जूते मिल गए जो कि इन्हीं दोनों टेनिस प्लेयर में से किसी एक ने दिए इसको, और वो उन जूतों में से एक जूते में छेद है, लेकिन साहिब को इससे बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उससे पहले वो नंगे पैर रहा करता था, इसलिए आप कम से कम उसके बाद आप जूते तो हैं 2 जोड़ी, 1 जोड़ी। तो साहिब एनी जंग पूछती हैं कि तुम्हें ये गेम पसंद है? कहता है कि हाँ मुझे गेम पसंद है। तो फिर वो कहता है कि मुझे जो है गेट कीपर कभी कभी अंदर जाने देता है
झूला झूलने के लिए, जब अंदर कोई नहीं होता है आसपास। फिर उसके बाद एक दिन एनीस जंग साहेब से मिलती हैं और साहेब जो है इस सुबह कैनिस्टर लेकर, दूध का कैनिस्टर लेकर, ये वाला जो कैनिस्टर होता है जो मेनली दूधियों के पास रहता है, दूध का कैनिस्टर लेकर दूध लेने के लिए जा रहा है। ठीक है, अब उसके चेहरे पर वो रौनक नहीं है, वो खुशी नहीं है, साहेब उदास है। अब उदास इसलिए है क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी का मालिक नहीं रहा। हालांकि उसको जिस चाय की टपरी पे वो काम करता है उसको 800 रुपये मिलते महीने के, तीनों टाइम का खाना मिलता है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। एनीस जंग पूछती है उससे, तो बताता है कि मुझे जो है ये काम पसंद नहीं है, मैं अपनी मर्ज़ी का जो काम है मेरा वो करता हूँ, मैं वो करने में मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, जैसे कि गार्बेज मैंने बताया, कूड़ा बीनना। ये और जो ये कैनिस्टर है ये इसको ज़्यादा भारी लगता है किसके मुकाबले, जो इसके जो कट्टा होता है जिसमें ये सामान भर के ले आया करता था। तो ये तो थी हमारी सीमापुरी वाली कहानी, जिसमें 10,000 रैग पिकर्स बिना पहचान के ऐसी गंदी संदी स्थिति में रहते हैं, जहाँ पर बिल्कुल भी पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, आने जाने की व्यवस्था नहीं है, ना रोड है ना नाली है, कुछ नहीं है, बस ऐसे ही रहते हैं। दूसरी कहानी है मुकेश की कहानी। अगली कहानी है हमारी मुकेश की, जिसका टाइटल है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। मुकेश जो है अपनी मर्ज़ी का मालिक बनना चाहता है। मुकेश चाहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूं, मैं कार चलाना सीखूं। लेकिन मुकेश रहता कहाँ है? मुकेश फ़िरोज़ाबाद में रहता है। फ़िरोज़ाबाद यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है। किस लिए फेमस है? बैंगल्स के लिए फेमस है, चूड़ियों के लिए फेमस है। सुहाग नगरी भी कहा जाता है फ़िरोज़ाबाद को। फ़िरोज़ाबाद में हर दूसरा परिवार, मतलब हर परिवार में लोग चूड़ियाँ बनाते हैं। अगर आप फ़िरोज़ाबाद जाएंगे तो वहाँ देखेंगे, आज के ज़माने में नहीं, उस ज़माने के जिस ज़माने में ये किताब लिखी गई थी, उस ज़माने में हर दूसरे घर में आपको चूड़ियाँ मिलेंगी। कच्चे घर के लोगों के आंगनों में ढेर लगे पड़े हैं चूड़ियों के। ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री बोला जाता है फ़िरोज़ाबाद को। यहाँ पर बच्चा, बूढ़ा, घर सब लोग, घर के सारे सदस्य बस चूड़ियाँ ही बनाने में लगे रहते हैं। ठीक है, कोई और काम करते नहीं हैं। क्यों नहीं करते हैं कोई और काम, ये हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, तो मुकेश का सपना है कि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। वो जो इनका फैमिली लीनिएज है उसको तोड़ना चाहता है, क्योंकि इसकी फैमिली में इसके दादा, परदादा, इसके पापा, इसके भाई सब लोग चूड़ी बनाते हैं। ठीक है, तो ये चाहता है कि मैं चूड़ी बनाने के अलावा कुछ और करूं, कुछ अलग करूं, अपनी मर्ज़ी का मालिक बनूं। मैं साहेब की तरह किसी का गुलाम, किसी का नौकर ना बनूं, अपनी मर्ज़ी का मालिक बनूं। तो एनीस जंग मुकेश से मिलती हैं और मुकेश से पूछती हैं कि मैं जो है मुकेश से पूछते हैं कि तुम क्या बनना चाहते हो। तो मुकेश कहता है कि मैं जो है अपनी मर्ज़ी का मालिक बनना चाहता हूँ, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। और ये सपना जो है उसकी आंखों में एकदम चमकता है जब वो बोलता है। तो लेकिन उसका जो सपना है वो एनीस जंग को मिराज की तरह लगता है। मिराज कहते हैं छलावे की तरह। छलावा, रेगिस्तान में छलावे बनते हैं ना, कि तुम्हें लगेगा कि हाँ पानी है, लेकिन पानी होता नहीं। जैसे आप पास जाते हो तो वो सब गायब हो जाता है, रेत होती है। ठीक है, मिराज बोलते हैं उसको इंग्लिश में। फिज़िक्स में आपने पढ़ा भी होगा टॉपिक मिराज। तो ये एक छलावा लगता है उसको। क्यों लगता है छलावा? क्योंकि फ़िरोज़ाबाद में ज़्यादातर लोग चूड़ियाँ बनाते हैं, और ये एक अकेला विरला लड़का है जो एक अलग सपना देखने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, फ़िरोज़ाबाद जैसे मैंने बताया बेंगल्स के लिए फेमस है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि बेंगल इंडस्ट्री जो है फ़िरोज़ाबाद की, उसके हैज़ार्ड्स क्या हैं? वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैज़ार्ड मतलब उसके नुकसान क्या हैं, क्या खतरनाक चीज़ है ये, लोगों को कैसे नुकसान पहुंचाती है। पहली बात, यहाँ पर 20,000 बच्चे छोटी छोटी भट्टियों में, छोटे छोटे कमरों में भट्टी बनाकर काम करते हैं। डिंजी सेल्स बोलेंगे हम जिनको, डिंजी सेल्स। इसमें तपती हुई हाई टेम्परेचर भट्टी पर काम करते हैं। क्या काम करते हैं? जो ग्लास होता है, जो कांच होता है ग्लास, वो किस चीज़ से बनता है? मैंने बताया रेत से बनता है। ये रेत से, सिलिका रेत होती है। इस गिलास को ये लोग क्या करते हैं, इस गिलास को पहले पिघलाते हैं बड़ी सी भट्टी पर। पिघलाने के बाद इसको जब थोड़ा हल्का ठंडा हो जाता है, इतना ठंडा कि इसको मोड़कर आकार दिया जा सके, तब ये एक गिलास को किसी चीज़ में भरकर मुंह से फूंक मारते हैं। ठीक है, जैसे मैंने किसी औजार में भर लिया उसको, फिर यहाँ से मैं फूंक मारूंगा यहाँ से, तो ये फूलेगा, बलून की तरह फूलता है। जब बलून की तरह फूलता है ये, तो आगे एक लकड़ी पर ये इस तरह से लगी रहती है। इस बलून को इस लकड़ी पर चढ़ा देते हैं और फिर
वायर से इसको कट कर देते हैं, ऐसे 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 छल्ले बना लेते हैं, इस तरह से गिलास के छल्ले बना लेते हैं, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ आपको चूड़ियाँ कैसे बनती हैं। अब तो और अलग तरीके आ गए, लेकिन पहले जो है ऐसे ही बनती थी। अब तो बहुत सारे अलग अलग तरीके मशीनें आ गई, अब तो मशीनों से बनती हैं। तो इस तरह से छल्ले काट लेते हैं इस बलून को फुलाने के बाद जो इन्होंने इस पर लगाया है। फिर क्या करते हैं, उसके बाद इन दोनों देखो, इस ये एक छल्ला बन गया, इसको ऐसे करेंगे, जैसे ये है, इसको ऐसे मोड़ेंगे और इसके इन कोनों को गर्म करके इन दोनों को चिपका देंगे। अगर आप चूड़ी को ध्यान से देखोगे तो वो जुड़ी रहती है, वो एंड से यहाँ पर जुड़ी रहती है, एक जोड़ दिखता होगा आपको, वो यही जोड़ होता है। इनको घुमा के जोड़ देते हैं वो, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी पॉलिशिंग की जाती है, हर एक चूड़ी को घिसा जाता है, ठीक है। घिसने के बाद जो गिलास निकलता है ना, कांच, उस कांच से कई ये सिलिका जो है, सिलिका डस्ट जिसको हम धूल बोलेंगे, ये सांस किराए इनके फेफड़ों में चली जाती है और कई बार ये कैंसर का कारण बनती है, ठीक है। इनसे इनको लंग कैंसर होता है। एक तो ये एक ख़राब चीज़ है बैंगल इंडस्ट्री की। दूसरी ख़राब चीज़ क्या है, वो ये है कि हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं। तापमान बहुत ज़्यादा होता है, जिस छोटे कमरे में ये बैठे होते हैं, भट्टी धड़क रही होती है, उसमें आग नहीं जलती है, सिर्फ धधकती है। जैसे अगर तुम देखो चूल्हे में कोयला जल रहा होता है, चूल्हे भट्टी में, तो वैसे धधक रही होती है। बाकी जगह अंधेरा होता है और इस वजह से क्या होता है, इनकी आंखों की रोशनी चली जाती है, इनकी आई साइट जो होती है, आई साइट चली जाती है। वो भी कब चली जाती है, ये जवान होने से पहले यहाँ के बच्चे अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ नुकसान थे जो ग्लास बैंगल इंडस्ट्री के नुकसान है। ये आप अपने लॉन्ग आता है ज़्यादातर इसमें से, इस टाइप का क्वेश्चन कि हैज़ार्ड्स क्या हैं, तो लॉन्ग में हम ये लिखेंगे, ठीक है। तो हाँ, जो 20,000 बच्चे यहाँ काम करते हैं, ये जो काम करते हैं, ये जो इनको डिप्लॉय कर रखा है, ये इलीगल है, क्योंकि बच्चों से चाइल्ड लेबर करवाई जाती है, यहाँ पर चाइल्ड लेबर करवाई जाती है। अगर जो लेबर लॉज हैं उनको हम सही से इम्प्लीमेंट करें तो 20,000 बच्चों को इस झंझट से, इस इलीगल काम से आज़ाद किया जा सकता है। अब ये क्या हो रहा है, मुकेश के साथ क्या हो रहा है, मुकेश की फैमिली के साथ क्या हो रहा है, या साहिब के साथ क्या हो रहा है, इन बच्चों से इनका बचपना तो छीना जा रहा है, इन बच्चों से इनका बचपना छीना जा रहा है, ये जवान होने से पहले अंधे हो जा रहे हैं। तो लॉस्ट स्प्रिंग में हम यही पढ़ रहे हैं कि बच्चों का जब बचपना जो है वो खो रहा है, ठीक है। इसके बाद अच्छा हाँ, मुकेश जो है, मुकेश एनीस जंग को अपना घर दिखाने लेके जाता है कि आओ मैं आपको जो अपने घर लेके चलता हूँ। जब ये लोग जा रहे होते हैं, अच्छा इनका घर जो है, मुकेश का घर, जो कि मुकेश के दादा ने बनवाया था, वो अब रीबिल्ड हो रहा है, मरम्मत हो रही है उसकी, टूटा फूट गया था। तो उसके जो बड़े भाई हैं, अच्छा मैं अभी बताता हूँ इनकी फैमिली में कौन कौन है। इसके जो बड़े भाई हैं उस घर की मरम्मत करा रहे हैं। तो ये लोग जाते हैं, एनीस जंग और मुकेश दोनों साथ साथ जाते हैं, पतली पतली गलियों से जाते हैं, और गलियां जो हैं बहुत बदबूदार होती हैं, क्योंकि दोनों साइड जो है नालियां हैं उस गली के, और वो नालियां जो है पूरी तरह चोक्ड हो रखी हैं, बंद हो रखी हैं। इतना कचरा है उन नालियों में कि पानी जो सड़ रहा है, तो उन नालियों से बहुत बदबू आ रही है। और आसपास के जो घर हैं वो टूटे पड़े हैं, एकदम सारे घर टूटे हुए हैं, किसी की दीवार नहीं है, किसी पे दरवाज़ा नहीं है, किसी पे छत नहीं है। तो ये बताया गया कि कितने गरीब हैं ये लोग, पूरे दिन काम करते हैं, फिर भी पूरा का पूरा जो फिरोज़ाबाद है सब के सब गरीब, ठीक है। तो मुकेश जाता है, अच्छा मैं मुकेश की फैमिली में बता रहा था, मुकेश की फैमिली में इसके भाई हैं, ब्रदर हैं, उनका नाम नहीं दे रखा, ठीक है। इनकी वाइफ है, इसके ब्रदर की वाइफ मतलब इसकी भाभी, और इसके दादी हैं, ग्रैंड मदर। और लोगों के बारे में जिक्र हुआ नहीं, और लोग भी होंगे, लेकिन और लोगों के बारे में जिक्र हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये अपने घर लेके जाता है, ब्रदर इन लो इसका ब्रदर की वाइफ जो है, वो जैसे ही ये पहुंचते हैं घर पर, दरवाज़ा खुलता है, मुकेश, एनीस जंग और ये अंदर घुसते हैं, तो इसकी वाइफ, इसके भाई की वाइफ यानी इसकी भाभी खाना बना रही होती हैं। बाहर आंगन में चूल्हा जल रहा था, उस चूल्हे पर जो है खाना पक रहा होता है, पालक उबल रहा होता, और जो प्लेट होती है उसमें सब्ज़ी कटी हुई रखी रहती हैं, और जो इसकी वाइफ होती हैं, चूल्हा जलता है तो चूल्हे के जो धुएँ हैं उनकी आंखों में जा रहा है, और लेकिन वो उनको देखकर मुस्कुरा रही होती हैं, आंखों से आंसू टपक रहे हैं धुएँ की वजह से, लेकिन इनको देखकर मुस्कुरा रही हैं, एनीस जंग और मुकेश को देखकर मुस्कुरा रही हैं। उसके बाद अच्छा फिर इनकी वाइफ के बारे में बताया गया है, ये जो है घर की बहू हैं, जैसे कि हम कहा गए, और ये जो है इनके पिताजी भी हैं, इनके फादर भी हैं,
इन दोनों के फादर भी हैं। इनके पिताजी से ये घूंघट करनी, जैसे कि हम पहले प्रथा थी, इतना इतना घूंघट करके रखती है ये, और जब भी इनके कभी भी सामने नहीं आती, इनके नंगे सर तो बिल्कुल भी नहीं आती हैं, हमेशा घूंघट ढक कर आती हैं। और कभी इनके पिताजी दिख भी जाते हैं तो ये दीवार के पीछे छिप जाती हैं जाकर। और सबसे पहले ये किसका कहना मानती हैं? सबसे पहले अपने ससुर का कहना मानती हैं, फिर अपने पति का, फिर अपने देवर जी का कहना मानती है। ये पहले की प्रथा है ये। अगर इसकी दादी चिल्ला रही हैं कि बेटा पहले मेरी बात सुन ले, तो नहीं, अगर दादा ने पहले काम बोला तो दादा के पास जाएगी, बाद में ये दादी के पास जाएगी। दादा कह रहा हूँ, ससुर ने अगर कोई काम बोला तो, ठीक है। ये तो इनके घर की कंडीशन है। उसके बाद अच्छा हाँ, अब बताया गया है कि जो इसके पिताजी हैं, इनके पिताजी के बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि इनके पिताजी इनके पिताजी ने कोशिश करी थी कि हम जो है चूड़ी, क्योंकि चूड़ी बनाने से इनको ज़्यादा फ़ायदा हो नहीं रहा, जैसा कि मैंने बताया सब लोग चूड़ी बनाते हैं और सब लोग, किसी की भी तरक्की नहीं हुई इस काम ने, किसी की तरक्की नहीं करी, कोई अमीर नहीं बना इस काम से, तो ज़्यादातर लोग गरीब ही हैं। तो ये लोग चाह रहे हैं कि हम कोई और काम खोलें, कुछ और काम करें। तो इनके पिताजी ने कोशिश करी थी, इनके पिताजी टेलर बने, लेकिन वो टेलरिंग का काम चला नहीं, तो इन्होंने वापस से चूड़ी बनाना शुरू कर दिया। और अपने बच्चों को भी, इन दोनों बेटों को ये स्कूल भी नहीं भेज पाए, ना ही उस घर की मरम्मत करा पाए जो इनके पिताजी बना कर गए थे, ठीक है, मतलब मुकेश के दादा। अब इसका मरम्मत कौन करा रहा है? इसका भाई इस घर की मरम्मत करा रहा है। तो ये अपने दोनों बेटों को स्कूल भी नहीं भेज पाते हैं। फिर इस पर इसकी दादी कहती हैं कि ये मतलब अपने बेटे की बात करते हैं कि ये क्या है, कर्म है, ये हमारा कर्म है, कर्मा जिसे बोलते हैं हम, कर्म। तो ये हमारा कर्म है कि हाँ, तुम्हारे परदादा चूड़ी बेचने वाले, तुम्हारे दादा चूड़ी बेचने वाले, तुम चूड़ी बेचने वाले, और तुम्हारी आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी चूड़ी बेचने वाली ही होंगी। अगर भगवान ने हमें चूड़ी बनाने वाली कास्ट में पैदा किया है, तो हम भगवान की या ऊपर वाले की गॉड गिवन लीनियज कहते हैं वंश को, उस वंश को हम तोड़ नहीं सकते। मतलब जो हमारी किस्मत में लिखा है वो पूरा होकर ही रहेगा, हम उसको बदल नहीं सकते। ये किसकी मानसिकता है? ये इसकी दादी की मानसिकता है। ये क्वेश्चन भी आता है कि मुकेश का जो एटीट्यूड है, मुकेश का जो वे ऑफ लाइफ है, मुकेश की जो मानसिकता है, जो आइडियोलॉजी, विचारधारा है, वो उसकी दादी या उसके परिवार वालों से कैसे अलग है। तो जैसा कि मैंने बताया, उसकी दादी जो है वो कह रही हैं कि जो हमारी किस्मत में लिखा है वो होकर ही रहेगा और इसको कोई बदल नहीं सकता, ठीक है। लेकिन मुकेश की आइडियोलॉजी क्या है? नहीं, मैं चूड़ी वाला नहीं बनूंगा, मैं एक अलग काम करूंगा और मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। तो ये मुकेश का एटीट्यूड है। एटीट्यूड का मतलब ये नहीं होता, नेगेटिव वर्ड नहीं होता एटीट्यूड का मतलब होता नज़रिया, किसी चीज़ को देखने का नज़रिया कैसा है। तो मुकेश का एटीट्यूड पॉजिटिव है, जिसको हम बोल सकते हैं ऑप्टिमिस्टिक है। और इसकी दादी का जो एटीट्यूड है लाइफ के प्रति या अपनी लाइवलीहुड के प्रति, इनके जो जीवन जीने का तरीका है, अपने काम के प्रति जो है वो पेसिमिस्टिक है। क्यों? क्योंकि किसी का भला नहीं हुआ है। पूरे फिरोज़ाबाद में चूड़ी के काम से किसी का भला नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भला? ठीक है, अब इसी पे बात आती है। तो यही कहती है कि एनी जंग इनसे पूछती हैं, अच्छा ये इनके जो पिताजी हैं वो भी अंधे हो रखे हैं, इनकी दादी भी अंधी हो रखी हैं। क्यों हो रखी हैं? जैसा कि मैंने बताया, जो एक तो ये अंधेरे कमरों में बैठ के काम करते हैं, तो इनसे इनकी आंखों की रोशनी जवान होने से पहले ही ज़्यादातर लोगों की आंखों की रोशनी चली जाती है, ठीक है। उसके बाद ये जाती हैं एनी जंग एक दूसरे घर में जाती हैं। इसके बगल में, मुकेश के बगल के घर में, पड़ोस में एक घर और होता है, वहाँ जाती हैं, सविता के घर में जाती हैं। ऑफलाइन वाले बच्चों को मैंने बताया था सविता मुकेश की बहन है, लेकिन नहीं, सगी बहन नहीं है, अड़ोस पड़ोस की है। तो सविता के घर में जाती हैं वो, और सविता के घर में जाके देखते हैं कि सविता जो है अपनी दादी, इसकी मम्मी, हाँ सविता जो है अपनी मम्मी एक बूढ़ी औरत के साथ बैठी हुई एक कमरे में, और ये लोग क्या कर रहे हैं, वही जैसा कि मैंने बताया, इन छल्लों को जोड़ रहे हैं। जैसे मैंने बताया ना, चूड़ी ऐसे तोड़ लेते हैं ग्लास में, इसको ऐसे तोड़ते हैं, फिर इसको दोनों किनारों को गर्म करके जोड़ते हैं आपस में, इससे चूड़ी बनती है। तो मुकेश की चचेरी तहेरी बहन सविता और उसके बगल में बैठी उसकी दादी, जो कि अंधी हो रखी है। जैसे कि मैंने बताया, ज़्यादातर लोग यहाँ के अंधे हैं, ज़्यादातर लोग अंधे हैं। तो सविता क्या कर रही है, उसके हाथ जो है एकदम मशीन की तरह चल रहे हैं, बहुत तेज़ काम करती है ये, अभी यंग जवान लड़की है। और इसकी दादी जो बूढ़ी हो रखी है, और इनकी आंखों की रोशनी चली गई है, इनके हस्बैंड की रोशनी भी चली गई है,
ठीक है। सविता जो चूड़ियाँ बना रही है उसको इन चूड़ियों की पवित्रता के बारे में नहीं पता है। उसको नहीं पता कि ये चूड़ियाँ जो हैं एक औरत का सुहाग दर्शाती हैं, एक औरत का सुहाग दर्शाती हैं ये चूड़ियाँ। ये सब किताब में दे रखा है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, पवित्रता दर्शाती हैं, सैंक्टिटी दर्शाती हैं, किसकी? मैरिज की, शादी की पवित्रता को दर्शाती हैं। और एनी जंग बताती हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब इस सविता के ऊपर सर पे लाल घूंघट यहाँ तक लाल घूंघट लटकाया जाएगा, जब उसके हाथों पर मेहंदी लगेगी उस दिन उसको यहाँ तक चूड़ियाँ पहनाई जाएंगी, यही चूड़ियाँ पहनाई जाएंगी। मतलब जिस दिन ये दुल्हन बनेगी उस दिन इसको भी ये चूड़ियाँ पहनाई जाएंगी। इसके बाद जो बूढ़ी औरत इसके बगल में बैठी है वो इनसे कहती है, किनसे? एनी जंग से कहती है। क्या कहती है? कि हमने एक वक्त पेट भर खाना भी नहीं खाया, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। मतलब कई बार तो ऐसा आ जाता है कि इनको भूखा भी रहना पड़ जाता है, या फिर कई बार इनको बांट के रोटी खानी पड़ती है कि अच्छा आधी तू ले ले, आधी तू ले ले, आधी तू ले ले। पेट भर के कभी इन्होंने एक वक्त खाना नहीं खाया। ये सब क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि ये लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं। इन लोगों के पास जो काम है इनका, उस काम से इतनी आमदनी नहीं होती है कि ये अपनी लाइफ बेहतर कर सकें। अब क्यों नहीं होती है? सवाल यही आता है। और ये काम छोड़कर कोई और काम क्यों नहीं करना चाहते, क्यों नहीं कर लेते? तो जब ये पूछती है एनी जंग यही वाला सवाल कि भाई तुम कुछ और काम क्यों नहीं कर लेते, इस काम के पीछे क्यों पड़े हो, जब तुम्हें पता है कि हमारी आमदनी, या मतलब जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी आमदनी नहीं हो रही है तो कोई और काम कर लो, कोई और दूसरा बिजनेस कर लो। तो वो कहते हैं कि हमारे पास खाने के पैसे नहीं, और आप कह रही हैं दूसरा बिजनेस कर लो, बिजनेस के लिए भी तो पैसे चाहिए, तो हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम कोई और दूसरा बिजनेस शुरू कर सकें। इसके बाद एनी जंग कहती हैं अच्छा तो कोई बात नहीं, कोऑपरेटिव बना लो। कोऑपरेटिव क्या होता है? कोऑपरेटिव एक ग्रुप होता है जिसको सहकारी भी बोलते हैं, सहकारी। कोऑपरेटिव बैंक्स भी सुना होगा आपने, रामपुर सहकारी बैंक लिमिटेड, ये पुल के किनारे पर जो है बड़ी सी अजंता जो होटल है उसके बगल में जो है सहकारी कोऑपरेटिव लिमिटेड बैंक। तो सहकारी मतलब एक ग्रुप होता है। इसमें क्या रहता है कि जो भी कम्युनिटी, जैसे ये चूड़ी वाले हैं, सारे चूड़ी वाले क्या कर सकते हैं? ये कौन बता रहा है इनको? एनी जंग बता रहा है कि आप लोग क्या कर सकते हो। एनी जंग कहते हैं कि आप सब लोग, जो भी 10 लोग हो, जब 20-22 लोग, जो 20-22 लोग सब मिलकर अपना ग्रुप बना लो, ठीक है। ग्रुप बनाने के बाद जो चूड़ियाँ, अच्छा ये लोग चूड़ी किसको बेचते हैं? ये लोग चूड़ी बना के बेचते किसको हैं? ये लोग चूड़ियाँ बना के जो साहूकार होते हैं, साहूकार, इन लोगों को बेच देते हैं। और ये साहूकार एक तरह से मिडिल मैन हो गए, जो बिचौलिए होते हैं, उनको बेच देते हैं। और ये बिचौलिए इनसे सामान ले जाकर बड़ी मार्केट में बेच के आते हैं। तो एनी जंग उनसे कहती हैं, इन लोगों से, कि आप लोग एक ग्रुप बनाओ और अपनी चूड़ियाँ इनको ना देकर, मिडिल मैन्स को ना देकर, अपनी चूड़ियाँ आप खुद बेचो, खुद जाकर मार्केट में बेचो। अच्छा, ये जो इनसे ख़रीदते थे, मान लो कि इन्होंने चूड़ी बनाई और ये इनसे ख़रीदते हैं, 1 रुपये दर्जन खरीद रहे हैं, 1 रुपये दर्जन, और ये यहाँ पर बेचते हैं, यहाँ जाकर ये 12, 13, 14, 15 रुपये दर्जन बेच रहे हैं। तो इनको सीधे 14 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अगर मैं 2-3 रुपये किराए के भी निकाल लूँ तो 10 रुपये का सीधा प्रॉफिट हो रहा है। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं एक, ठीक है। 10 रुपये एक दर्जन पे इनको 10 रुपये का सीधा प्रॉफिट हो रहा है। अब ये ज़्यादा दाम पे क्यों नहीं खरीदते इनके, मतलब 12, ये 10 पे 12 पे क्यों नहीं बेचते इनको? वो इसलिए क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ पे चूड़ियाँ ही बनाते हैं, चूड़ियाँ, जहाँ जाओगे तुम चूड़ी। तो ये अगर मान लो ये आदमी कह रहा कि मैं 1 रुपये की नहीं दूंगा, तो वो इससे खरीद लेगा, इससे किसी से भी खरीद सकता है। क्योंकि मैंने जैसे बताया, चूड़ियों के ढेर लगे रहते हैं इनके घर में, जो आंगन होता है उसमें चूड़ियों के ढेर लगे रहते हैं, इतनी सारी चूड़ियाँ बनती हैं। तो वही कि सप्लाई ज़्यादा है यहाँ पर, और डिमांड जो है, साहूकार मिडिलमैन बहुत कम है, डिमांड कम है, सप्लाई, तो इनका जो रेट है वो बहुत कम हो जाता है। और ये जहाँ मार्केट में जाके बेचते हैं वहाँ महंगी जाके बेचते हैं। अच्छा, इन्होंने बोला, जैसे एनी जंग ने बोला कि आप लोग ग्रुप बनाओ और आप लोग जाके बेचो मार्केट में। तो इन्होंने कहा कि हमने ये ट्राई किया था, हमने ऐसा भी ट्राई किया था, लेकिन क्या हुआ, इन मिडिल में साहूकार ने, इनका एक विशियस सर्किल है, एक इनका गैंग बनी हुई है या ग्रुप बना हुआ है, जिसमें कौन कौन है? पुलिस वाले हैं, मतलब ये किन किन से मिले हुए हैं? पुलिसमैन से मिले हुए हैं, ब्यूरोक्रेट से मिले हुए हैं, ब्यूरोक्रेट जो हमारे DM वगैरह होते हैं,
ब्यूरोक्रेट से मिले हुए हैं। और जो कानून के रखवाले हैं वो तो पुलिस वाले ही हो गए, इन ये भी मिले हुए हैं, साहूकार मिले हुए हैं, मिडिलमैन मिले हुए हैं, पॉलिटिशियंस मिले हुए हैं, नेता लोग भी मिले हुए हैं, ये सब आपस में मिले हुए हैं। और ये लोग, ये सारे लोग, ये पूरा ग्रुप इन लोगों को, ये जो बैंगल मेकर्स हैं, इन लोगों को ये काम कर, ये वाला, ये जो हमने बताया ना ग्रुप बना लो और मार्केट में बेचो, ये करने नहीं देते हैं। क्यों नहीं करने देते? क्योंकि सीधे सीधे 10 रुपये चले जाएंगे ना इनके। जो ये चीज़ इनसे 1 रुपये में खरीद रहे हैं और 15 रुपये में बेच के आ रहे हैं, 10 रुपये का अगर मैं किराया पे माइनस कर दूं तो 10 रुपये का सीधा प्रॉफिट हो रहा है। अगर ये लोग खुद करने चलेंगे तो इनका जो जीने का जरिया है, जो इनका कमाई का जरिया, वो तो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए क्योंकि इनका ज़रिया, कमाई का ज़रिया ख़त्म हो जाएगा, इसलिए वो इनको ये काम नहीं करने देता कि नहीं तुम नहीं जाओगे, तुम चूड़ियाँ हमें ही बेचोगे। और अगर वो कोई ज़बरदस्ती जाता भी है, मान लो कोई कह रहा है नहीं मैं तो बेच कर ही आऊँगा, तो वो उसके खिलाफ, जैसा कि मैंने बताया सारे लोग मिले हुए होते हैं, उसके खिलाफ छोटा सा केस बनाकर मार पीट के इनको घसीट कर जेल में बंद कर दिया जाता है। और ये बहुतों के साथ हुआ है, एक के साथ नहीं, बहुतों के साथ हुआ है। इसलिए यहाँ के लोग जो हैं ज़्यादातर गरीब हैं, इनकी कभी तरक्की नहीं हुई, कभी आगे बढ़ नहीं पाए। गरीब थे और गरीबी है अभी तक। लेकिन और ज़्यादातर लोग जो है कोई और सपना देख भी नहीं पाते हैं, कोई और सपना ये देख भी नहीं पाते हैं। अपने माता पिता को इन्होंने चूड़ियाँ बनाते हुए देखा, तो यहाँ तक इन परिवारों के जो बच्चे हैं वो भी चूड़ियाँ बनाना ही सीख जाते हैं और कोई काम सीख ही नहीं पाते वो। और कुछ लोग तो जवान होने से पहले अंधे हो जाते हैं। जब ज़्यादातर लोग यहाँ के अंधे हो गए तो और दूसरा काम क्या करेंगे वो। अच्छा, अंधे होने के बाद भी वो चूड़ियाँ जोड़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस हो जाता है, उनको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है, तो इसलिए वो थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। इसके बाद क्या, हाँ इसके बाद ये जो है, हाँ फिर एनी जंग बता देंगे कि लेकिन यहाँ के लोग जो हैं इनके तो सपने मर जाते हैं, इनके सपने मर जाते हैं, ये कोई और सपना देख ही नहीं पाते। लेकिन जब मैंने मुकेश से सुना, एनी जंग बता देंगे ये, कि जब मैंने मुकेश से सुना कि मुकेश ने एक सपना देखा है कि वो एक मोटर मैकेनिक बनेगा, वो अपनी खुद की कार चलाना चाहता है, अपनी खुद का मर्जी का मालिक बनेगा, तब एनी जंग को थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ चलो कोई तो है इस फिरोज़ाबाद में, पूरे फिरोज़ाबाद में, जो अपनी फैमिली बिजनेस के अलावा कुछ और करना चाह रहा है, कुछ अलग करना चाह रहा है, जिससे उनका भला हो सके, ठीक है। तो एनी जंग उससे पूछने की क्या तुम्हारा ये भी सपना है कि तुम एरोप्लेन उड़ाना चाहते हो? तो मुकेश कहता है कि नहीं, ज़मीन को घूरते हुए कहता है कि नहीं, मेरा ये कोई सपना नहीं है। तो एनी जंग बताती हैं कि मुकेश ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो क्या देखता है, जो हम देखते हैं वही हम सीखते हैं। मुकेश ने जो सड़कों पर चमचमाती हुई कार दौड़ती हुई देखी, तो उसका मन करता है कि मोटर मैकेनिक बनना चाहूँ। और फिरोज़ाबाद के ऊपर से एरोप्लेन इतने उड़ते नहीं हैं, इसलिए उसने कभी भी पायलट बनने की सपना नहीं देखा, ठीक है। तो ये कहानी थी हमारी मुकेश की और साहिब की। दोनों बच्चों का जो है बचपन है वो खो गया है कहीं, इन गरीबों को लूटा जा रहा है इनके ज़रिए। हाँ, तो थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर मैं पहली वाली स्टोरी से बात करूँ, साहिब वाली से, तो सबसे पहले पूछा जाता है, अच्छा एक चीज़ रह गई थी साहिब वाली में, कि एनी जंग उस साहिब से साहिब का नाम पूछते हैं कि, तो साहिब अपना नाम बताता है साहिब आलम, और इसके नाम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। साहिब को अपने नाम का मतलब पता नहीं होता है, लेकिन एनी जंग को पता चल जाता है। तो एनी जंग सोचती है अपने नाम का मतलब भी नहीं पता है उसको, और कितनी खुशी से ये पूरी दुनिया में घूमता रहता है, पूरी दुनिया नहीं, पूरी सीमापुरी में घूमता रहता है, अपने बैग पर कट्टे का बैग लिए हुए, जिसमें वो अपना कचरा बीन के रखता है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। और क्वेश्चन आता है कि साहिब के नाम में क्या आयरनी है, क्या विडम्बना है? व्हाट इज़ द आयरनी इन द नेम ऑफ साहिब? जैसे कि मैंने बताया, विडम्बना, आयरनी का मतलब होता है कि कहने को कुछ है और हो कुछ रहा है। जैसे इसका नाम है ना साहिब आलम, पूरी दुनिया का बादशाह, साहब आलम, यूनिवर्स का भगवान, ईश्वर, पूरे जगत का ईश्वर। लेकिन असल में क्या है वो? असल में एक कूड़ा बीनने वाला है, एक रैग पिकर है, लेकिन नाम का मतलब जो है उसका निकल रहा ही है। तो ये दोनों अलग अलग, एकदम विपरीत चीज़ें हो गई, इसी को बोलते हैं आयरनी, विडम्बना। तो ये पूछा जाता है उसके नाम में क्या विडम्बना है, तो हम यही लिखेंगे कि उसका नाम है साहिब आलम, जिसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, लेकिन वो असल में एक रैग पिकर है, बिल्कुल एक गरीब रैग पिकर है, जिसकी दुनिया में बिल्कुल भी खुशियाँ नहीं है, बिल्कुल भी पैसा नहीं है, अमीरी नहीं है, और वो अपना जीवन बस कूड़ा बीन कर बिताते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनता है
कि बच्चे जो हैं गार्बेज में, कूड़े में क्या ढूंढते हैं, यही रैग पिकर बच्चे कूड़े में क्या ढूंढते हैं। तो हम लिखेंगे कि बच्चे जो हैं, या बच्चों के लिए कूड़ा क्या है, बच्चों के लिए गार्बेज क्या है। तो बच्चों के लिए गार्बेज क्या है, एक ऐसी दुनिया है जो कि अजूबों में लिपटी हुई है। वर्ल्ड रैप्ड इन वंडर्स, अजूबों में लिपटी हुई दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जो अजूबों में लिपटी हुई। इनको रोज़, क्यों ऐसा क्यों बोला जा रहा है, ऐसे इसलिए बोला रहा है क्योंकि इनको रोज़ कुछ ना कुछ नया मिल रहा है। कभी 10 रुपये का सिक्का मिल गया, कभी 1 रुपये का सिक्का मिल गया, किसी को कभी जूते मिल रहे हैं, किसी को शर्ट मिली, किसी को जैकेट मिली, किसी को कुछ मिल रहा है, किसी को कुछ मिल रहा है। सब कुछ पुराना होता है, फटा पुराना, लेकिन उनके लिए यही बहुत अच्छी चीज़ होती है। ठीक है। और ये पूछा जाता है कि बच्चों के लिए क्या है। दूसरा पूछा जाता है बड़ों के लिए क्या है। बड़ों के लिए गार्बेज का मतलब क्या है। तो बड़ों के लिए गार्बेज का मतलब, जैसे कि मैंने इसमें भी बताया था, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है। इनके जीवन जीने का जरिया है, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड कमाई का जरिया उसको बोलते हैं। ठीक है। जिस मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है, जिसकी वजह से इनके सर के ऊपर छत है। मतलब इसी से ही इन्होंने कूड़ा बीन कर बेच कर जैसा भी टूटा फूटा जो भी घर बनाया है, इसी की बदौलत बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा कि ऑथर जो है इस जंग ने क्या कारण बताया है कि बच्चे जो है नंगे पैर रहते हैं, बेयर फुट रहते हैं, बच्चे जो है पूरी सीमापुरी में नंगे पैर घूमते रहते हैं। तो इन्होंने ये कारण बताया कि जो मेन रीज़न है इनके नंगे पैर घूमने का वो है कि परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, निरंतर बनी रही इनकी गरीबी की स्थिति। परपेचुअल मतलब निरंतर बनी रही स्थिति, ऐसी स्थिति जो सदा से बनी हुई है, सदा से ये गरीब है। कभी भी इनके पास इतना पैसा नहीं आया कि एक जोड़ी जूते या एक जोड़ी चप्पल खरीद लें, इसलिए ये हमेशा नंगे पैर ही रहते हैं। तो इसमें हम ये लिखेंगे पहले इस वाले क्वेश्चन में। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि फिरोज़ाबाद से आ जाता है फिर, कि फिरोज़ाबाद किस चीज़ के लिए फेमस है। जैसे कि हमने बताया फिरोज़ाबाद चूड़ियों के लिए फेमस है। हर परिवार में फिरोज़ाबाद का हर दूसरा परिवार चूड़ियाँ बनाता है। वहाँ पर चूड़ी का बिजनेस होता है, हर कोई वहाँ पर चूड़ी बनाकर बेचता है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि मुकेश का क्या सपना है, मुकेश का सपना क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया, मुकेश का सपना है कि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि मैं भी अपने फैमिली की तरह या अपने दादा परदादा की तरह चूड़ियाँ ही बनाकर बेचूं। वो कुछ अलग करना चाहता है, वो अमीर बनना चाहता है, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिर कि हाँ, जैसा कि मैंने बताया अभी आपको कि गार्बेज का मतलब बड़ों के लिए क्या है और बच्चों के लिए क्या है। ये क्वेश्चन अलग अलग भी आ सकता है कि सिर्फ बच्चों का पूछ ले या फिर सिर्फ बड़ों का पूछ ले, या दोनों मिला के भी पूछ सकता है कि बड़ों और बच्चों का गार्बेज का मतलब लिखिए, दोनों का। तो आपको दोनों ही लिखने पड़ेंगे। कुछ छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे सीमापुरी क्या है या कहाँ है सीमापुरी। जैसा कि मैंने बताया दिल्ली के बॉर्डर पर है। एक और चीज़ आती है बीच में स्टोरी में, ये बॉर्डर से मुझे याद आ गया कि सीमापुरी जो है कहने को दिल्ली के बॉर्डर पर है, दिल्ली के बॉर्डर पर सीमापुरी है, लेकिन वो फिर भी दिल्ली से बहुत दूर है। वो दिल्ली से बहुत दूर। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जो इनके जीवन जीने का तरीका है और दिल्ली वालों के जीवन जीने का तरीका है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है। यहाँ पर आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, यहाँ स्कूल मिलेगा, आपको हॉस्पिटल मिलेंगे, बैंक मिलेंगी, बिज़नेस मिलेंगे, फैक्ट्री मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पर बस कूड़ा कचरा है, और ना इनके पास पीने का पानी है, ना नाला है, ना नालियाँ हैं। एकदम गंदगी में रहते हैं, बदबू आ रही है हर जगह से, इतनी बेकार स्थिति में रहते हैं। ठीक है। तो ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है आपसे, लॉन्ग क्वेश्चन में जो है हैज़ार्ड्स पूछे जाते हैं। बेंगल इंडस्ट्री के हैज़ार्ड्स क्या हैं। हैज़ार्ड मतलब वही नुकसान क्या है। बेंगल इंडस्ट्री कैसे कैसे लोगों को नुकसान पहुंचाती है। जैसा कि मैंने बताया, लोग जो है बड़े होने से पहले, जवान होने से पहले अंधे हो जाते हैं। और दूसरा नुकसान क्या बताया कि हाँ, कैंसर होता है इनको सिलिका डस्ट की वजह से। जो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है, जब वो गिलास को पॉलिश करते हैं, मैंने बताया जोड़ने के बाद उसको पॉलिश करते हैं और फूंक मारते हैं उसको, तो वो जो डस्ट होती है वो सांस के राउंड के नली में चली जाती है और लंग इन्फेक्शन करती है, उससे लंग कैंसर बन जाता है उनको। एक और क्वेश्चन आता है इम्पॉर्टेंट, जो कि हमारा लॉन्ग में ही आता है। वो ये है कि मुकेश का जो एटीट्यूड है, मुकेश का जो नज़रिया है,
जीवन के प्रति या सपनों के प्रति या बिजनेस के प्रति वो कैसे अलग है किससे, उनकी फैमिली के या और जो परिवार हैं फ़िरोज़ाबाद में उससे कैसे अलग है। तो ज़्यादातर जो फ़िरोज़ाबाद के लोग हैं वो ये समझते हैं जैसे कि उसकी दादी सोचती हैं, वैसे ही ज़्यादातर लोगों की ऐसी सोच है कि ये हमें जो है भगवान ने या ऊपर वाले ने या ईश्वर ने हमें हमारी किस्मत में यही लिख कर भेजा है और हम जो है इससे कभी बाहर नहीं हो पाएंगे, इससे कभी बाहर निकल ही नहीं पाएंगे, हम कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। लेकिन मुकेश ने एक सपना देखा। मुकेश का जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव एटीट्यूड है। वो चाहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा, मैं कुछ अलग करके दिखाऊंगा, मैं बैंगल मेकिंग को छोड़कर मोटर मैकेनिक बनकर अमीर बनकर दिखाऊंगा। तो ये था हमारा चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग एनी जंग। काफ़ी सुंदर चैप्टर है ये, इनके द्वारा लिखा हुआ। इसके मैं क्वेश्चन आंसर आपको जो है मिल जाएंगे। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दूंगा वीडियो के एंड में, और बाकी आप देख सकते हैं। और कुछ आपको दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका जो भी कमी लग रही है आप मुझे बताइए, मैं उसमें सुधार करूँगा। धन्यवाद।